शुरू करते हैं हम लोग डैशिंग यूथ का पार्ट 2 मतलब एपिसोड 2। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यान कियांग कहता है कि लेई मेंसा अब तो तुम नहीं बचने वाले हो। लेई मेंसा कहता है कि यान कियांग मुझे पता है कि तुम ये यमराज की तरह शक्तिशाली हो, लेकिन तुम शायद मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। तुम्हें पता है कि लेई के लोग जो है ना वो बस एक उंगली से छू कर मतलब उनका स्पर्श ही बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। यान कियांग कहता है ठीक है फिर देख लेते हैं। तो लेई मेंसा कहता है कि ओके ठीक है, फिर एक काम करो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं तो बोल के ही तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान कर दूंगा कि तुम परेशान होकर यहाँ से चले जाओगे। तो यान क्या कहता है चलो शुरू करो, और वो बोलना स्टार्ट करता है। लेई मेंसा इतना बोलता है, अपनी तारीफ करता है, इतना बोलता है कि इसके पीछे खड़े ये दोनों हीरो ना परेशान हो रहे होते हैं, मतलब सिकोंग और बाइली। तो बाइली कहता है कि भाई तुम कह रहे थे कि ये 8वां सबसे शक्तिशाली है, 8वां नंबर का है, लेकिन देखो ये कितना ज़्यादा बोलता है, बहुत बकबक करता है ना। तो वो कहता है लेई मेंसा कि मैं सुन सकता हूँ। फिर उसके पास जाता है, कहता है कि भाई बस तुम जादू देखो। हम देखते हैं कि यान क्या उसकी बातों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि मुंह बंद करो अपना, और उसके ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही लेई मेंसा के ऊपर हमला करता है ना, तो लेई मेंसा क्या करता है, अपनी 2 उंगलियों से ही उसके तलवार को या फिर कहें उसके हथियार को रोक देता है, फिर उठा के उसे बाहर फेंक देता है। यान कैंग जाके बाहर गिरता है और कहता है कि तुम लेई वालों का जो शक्ति है ना सच में आश्चर्यचकित है, मतलब तुम छू कर ही हमें मतलब ऐसे बर्बाद कर सकते हो। उसके वैसे कहता है हाँ तुम्हें पता नहीं है कि हमारे एक टच में 3 चाल होती है, और फिर अगली चाल संभालो, और उठा के उन्हें मतलब फेंकने जाता है, अपनी शक्तियों का जैसे इस्तेमाल करता है। तो यहाँ से यान कियांग और उसके साथ वो जो तेल वाला होता है और वो जो लड़की होती है, तीनों लोग साइड में हो जाते हैं। उसके पीछे पड़ा हुआ जो दुकान होता है ना वो टूट के तस्त व्यस्त हो जाता है, मतलब एकदम से खराब हो जाता है। का सीन हमें वही शोक सभा का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि गु जियानमिन का नौकर आता है और उनसे पूछता है कि कहता है कि कोई आया है। वो कहते हैं कौन? तो वो बताता है लेई। वो कहता है कि मैंने सुमोई से कहा था कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, वैसे लेई अच्छे से जानता है कि मुसीबत से कैसे बाहर निकला जा सकता है। जिसके वजह से इनका जो नौकर होता है वो कहता है कि मालिक क्या हमारे पास अभी कोई और रास्ता है? वो कहते हैं कि कोई रास्ता तो नहीं है, लेकिन हाँ ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी मुसीबत से निकलने के लिए कितने दृढ़ संकल्पी हैं। आगे की सीन में हम लेई मेंसा को देखते हैं जो कि उन लोगों को ना सबक सिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो ये मेरी अगली चाल है, और फिर अपनी अगली चाल चलता है और बहुत सारी बखान कर रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाइली होता है वो कहता है सिकोंग से कि ये मतलब ये जो लोग होते हैं ये हमेशा से अपनी इतनी बड़ाई करते हैं क्या? वो कहता है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो बूढ़ी दादी होती है ना वो एक सुई फेंक कर मारती है और लेई मेंसा उसे कैच कर लेता है। और ये लोग देखते हैं कि बूढ़ी दादी ना बिना कुर्सी का ही वहाँ पे बैठी हैं, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कुर्सी पे बैठी हैं। तो बूढ़ी दादी कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इन लोगों के साथ मिलकर तुम्हारे साथ मुकाबला करूं तो लेई मेंसा तुम अकेले हम लोगों से जीत जाओगे? इससे पहले कि लेई मेंसा कुछ कहता है, ऊपर से एक आवाज आती है और कहता है कि कौन है? कौन कहता है कि लेई मेंसा अकेला है? और यहाँ पे बहुत सारी पंखुड़ियां गिर रही होती हैं और कुछ मधुर से सॉन्ग बज रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जो सिकोंग होता है ना वो बताता है कि ये बेली के 8 युवा मास्टर्स में से एक है, और वो बताता है कि इनका नाम लुओ जुआन है। वो बताता है कि मेरा नाम लुओ जुआंग है और मैं मिस्टर किंगे हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों से जीत सकता हूँ? तभी हम देखते हैं कि जो बाइली होता है वो जो उससे कहता है कि तुम कह रहे हो कि ये 8 युवा मास्टर्स में से एक है। तो यहाँ पे जो चेंगफेंग होता है वो बताता है कि हाँ ये 8 युवा मास्टर्स में से एक है। तुम्हें पता है मैंने सुना था कि जब भी ये आते हैं ना तो कुछ मधुर सा सॉन्ग बजता है और फूलों की पंखुड़ियाँ इनके आसपास बिखरती हुई होती हैं। तो यहाँ पे जो किंगे होता है ना वो इशारा करता है, तो जो लेई मेंसा होता है वो तुरंत उन दोनों के पास जाता है, चेंगफेंग और बाइली के पास, और उन दोनों को उड़ा के वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो मिस्टर किंगे होते हैं ये इन तीनों को संभाल रहे होते हैं, मतलब अपने फूलों की पंखुड़ियों से जब भी वार करते हैं ना तो उसमें कुछ फूलों की पंखुड़ियां उड़ रही होती है, इन चारों लोगों को उठा फेंक रहे होते हैं। लेई मेंसा इन लोगों को लेकर एक स्थान पे जाता है और कहता है कि और बताओ आगे चलते हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे बाइली और सिकोंग कहते हैं कि मंदिर वो क्यों? तो वो कहता है कि चलो बता तुम लोग का नाम क्या है? तो वो बताते हैं कि मेरा नाम बाइली है, और एक बताता है कि मेरा नाम सिकोंग चांगफेंग है। तो वो कहता है कि अच्छा तुम लोग मतलब स्काउट्स इतने ज्यादा अच्छे नाम रखने लगे। वो कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो कहता है खैर ये छोड़ो, अपना समाचार बताओ। ये कहता है समाचार? कैसा समाचार? तो वो कहता है कि अरे तुम लोगों ने क्या मतलब पता किया है? तो वो कहते हैं किस बारे में पता करना है, पागल हो क्या? तो वो कहता है कि क्या तुम लोग रुओ फेंग के द्वारा भेजे गए आदमी नहीं हो? और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेई मेंसा मतलब एक आदमी से मिलता है रुओ फेंग से। तो रुओ फेंग बताता है कि मैंने 2 आदमियों को चांसर शहर में भेज दिया है, और तुम जाकर उन लोगों से मिलोगे तो वो लोग तुम्हें वहाँ के खबरों के बारे में बता देंगे। जिसकी वजह से वो कहता है कि तुम लोग वो नहीं हो? तो वो कहता है कि नहीं तुम पागल तो नहीं हो। जिसकी वजह से हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि लेई मेंसा इन लोगों को मंदिर के पास ले आ गया होता है और कहता है कि अच्छा तो बाइली तुम वो हो जो कि यहाँ पे अपना मतलब शराब की दुकान खोलने के लिए आए थे ताकि तुम पैसे वैसे कमाओ और नाम कमा सको, और सिकोंग तुम वो हो जो तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम शहर में इधर उधर घूमते रहते हो और यहाँ पे बाइली के पास आकर मिले हो और मुफ्त में इससे शराब पीते हो, इसके बदले में तुम इसका वेटर बन के काम करते हो। वो बताया है कि हाँ तुम ऐसे बोल सकते हो, लेकिन मुफ्तखोर बोलने से पहले तुम्हें अपने शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, मतलब कि तुम्हें ऐसे किसी को मुफ्तखोर नहीं बोलना चाहिए ना, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेई मेंसा जो होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि यार मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझे लगा कि तुम रुओ फेंग ने भेजा है तुम लोगों को, मैंने तुम लोगों की मदद की, अपने पहचान सबके सामने
सामने उजागर कर दी, क्या मैं पागल हो गया हूँ, और वहाँ पे एक खंबे पे जाके अपना सर पटकने लगता है। जिसकी वजह से जो बाइली होता है ना वो सिकोंग से कहता है क्या ये पागल हो गया, तो सिकोंग कहता है कि हाँ ऐसा तो लगता है। तो यहाँ पे जो बाइली होता है वो कहता है कि देखो भाई तुम ऐसे पागल मत हो, अपना सर मत पटको, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत होगी ना तो तुम बता देना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो लेई मेंसा कहता है मेरी मदद तुम लोग करोगे, मतलब तुम लोगों को तो तलवार चलाना भी नहीं आता, तुम लोग क्या मेरी मदद करोगे। तभी हम देखते हैं बाहर से कुछ आवाज़ आती है, तो सिकोंग कहता है बाहर से कोई आ रहा है, लेकिन लेई मेंसा एकदम शांत खड़ा रहता है और कहता है कि तुम आ गए। और अंदर आते हैं मिस्टर किंगे यानी जुआन, लुओ जुआन। तो लुओ जुआन के आते ही जो लेई मेंसा होता है वो कहता है कि बताओ क्या खबर लाए हो और इतनी जल्दी मतलब इतना देर कैसे हो गई आने में। तो लुओ जुआन जो होता है जुआन वो कहता है कि दरअसल मैं यहाँ पे अकेले नहीं आया हूँ, और सीन यहाँ से कट होती है। आगे की सीन में हम देखते हैं सुमुयु को यानी छाते वाले सुमुयु अंदर एक कमरे में जाता है, तभी बाहर से हम देखते हैं कि कोई चाकू लिए होता है। तो ये कहता है चांगे, तो वो दिखाता है हमें चांगे को, इसका नाम सू चांगे है और ये अंडरटेकर डार्क रिवर का है। जिसके वजह से वो आकर सुमुयु के पास बैठ जाता है। तो सुमुयु कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि अरे भाई मैं अभी भी आया हूँ, और ये चंचल वाली हरकतें कर रहा होता है। वो कहता है कि माफ़ करना तुम ना बहुत ही ज़्यादा उबाऊ हो यार, इतना ज़्यादा उबाऊ होना ज़रूरी नहीं है, मैं तो यहाँ पे चाईसांग शहर में इसलिए आया हूँ कि मुझे लगता है कि मैं शो मिस नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पे छतरी वाला भूत कहता है कि शो कैसा शो। तो वो कहता है कि चाईसांग शहर में जल्दी कोई शो होने वाला है और मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे उन दो महान लड़कों से मिल पाऊंगा। तो सुमुयु कहता है अच्छा ऐसी बात है, और शराब का मतलब प्याला भरता है, लेकिन जो चांगे होता है वो उसे लेकर पीने लगता है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है जो बाली होता है वो पूछता है कि लेई मेंसा आखिर ऐसी क्या बात है, मतलब आप लोगों को तो कुछ सोना चाहिए, तो कुछ ही समय है ना, क्योंकि गु जियानमेन की शादी होने वाली है। तो यहाँ पे जो लेई मेंसा होता है वो कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि चाईसांग शहर में दो सबसे बड़े परिवार है, पहला यान परिवार, दूसरा है गु परिवार। गु परिवार जो है यहाँ चाईसांग शहर में बैंक का जो लेन देन है वो सब संभालता है, और यान परिवार जो है वो कांगांग सिटी में जेट की दुकान को संभालता है, मतलब वहाँ के मालिक है। और कुछ दिन मतलब 6 महीना पहले यहाँ के सबसे बड़े मास्टर गु लुओली यानी गु परिवार के सबसे बड़े मास्टर गु लुओली की बाबी सिटी में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से गु परिवार के मुखिया के रूप में केवल 2 लोग हैं जो गु परिवार को संभाल सकते हैं। पहला गु लियोली के चाचा जी जो कि मिस्टर गु हैं, और दूसरा गु लियोली का सबसे छोटा भाई यानी गु जियानमेन, जो कि हम 8 युवा मास्टर्स में से एक। बाली कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है क्योंकि मुझे चांगफेंग ने बताया था। तो वो कहता है कि अच्छा। उसके बाद से वो दूसरी तरफ मुड़ता है तो देखता है कि जो किंगे होता है ना वो आराम से बैठ के चाय वाय डाल रहा है। तो ये कहता है कि अरे हम लोग जंगल के बीचों बीच नहीं है क्या, इसे ये सब चीजें यहाँ पे कहाँ से मिली। लेई मेंसा कहता है कि पूछने की जरूरत नहीं है, वो बस दिखावा कर रहा है। उसके बाद से कहता है चलो उसके पास ही बैठते हैं, और ये चारों लोग जाके एक साथ बैठ जाते हैं, चाय वाय पी रहे होते हैं। यहाँ मिस्टर किंगे यानी जुआन कहानी बताना शुरू करता है और कहता है कि जब गु लियोली की मृत्यु हो गई तो 3 दिन के अंदर ही मिस्टर गु यानी चाचा जी ने क्या किया, अपने नाम का इस्तेमाल किया कि वो हमारे चाचा लगेंगे, और इस वजह से उन्होंने जाकर यान परिवार की बेटी गु लियोली के साथ मतलब यान लियोली के साथ गु जियानमेन की शादी तय कर दी, ताकि जो गु जियानमेन है ना वो यान के परिवार के अंडर में आ जाए, मतलब हमारा पूरा परिवार यान के अंडर में आ जाए। और वो वही लड़की है जो कि आज सुबह गाड़ी में बैठी थी जिसे तुमने देखा था, मतलब ये ऐसा बाइली से कह रहा होता है, और कहता है कि जो उसका भाई है मतलब जो उसका भाई है वो वही है यान बिटियन जिसके साथ तुमने आज शराब पी थी। तो यहाँ पे जो चांगफेंग होता है वो कहता है कि ये तो मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है जो तुम्हारे चाचा जी है वो उन लोगों से हाथ मिला ली हैं, उन्होंने हाथ मिलाकर तुम्हारे भाई गु लियोली की जान ले ली ताकि तुम्हारे घर में कोई मुखिया ना रहे, लेकिन अब उन्होंने मुखिया का पद भी तो जो है यान बिटियन के हाथ में दे दिया, मतलब यान बिटियन अब तुम्हारे घर के हर एक काम को संभालेंगे, शादी के विवाह के बाद तुम लोगों को तो वो कर देंगे, तो इसमें तुम्हारे चाचा जी का तो कोई फायदा है नहीं, तो तुम्हारे चाचा ने उन लोगों का साथ क्यों दिया। जिसके बाद से जो लेई मेंसा होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम इतनी गंदी बातें सोच तो सकते हो, मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा घृणित व्यक्ति हो, लेकिन इतने भी आगे नहीं बढ़े हो, लेकिन तुम्हें पता है क्योंकि जो मिस्टर गु है ना मतलब जो हमारे चाचा जी हैं वो शुरू से ही हम लोगों से बहुत ज़्यादा चलस रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी शक्ति वक्ति नहीं थी, वो साधारण व्यक्ति थे, तो इसलिए वो गु परिवार से बहुत ही ज़्यादा जलते थे, क्योंकि गु परिवार में उन्हें कभी मुखिया का जो स्थान है वो कभी ना मिला था ना कभी मिलेगा, इसीलिए उन्होंने यान परिवार के साथ हाथ मिला लिया, जिससे कि गु परिवार के बेटे गु लियोली की मृत्यु हो गई, मतलब उन्हें मार डाला, और उसके बाद से अब मुखिया का पद जो है यान के हाथों में चला जाएगा और गु परिवार को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा, मतलब चांगफेंग शहर से गु परिवार का नाम मिट जाएगा। बस यही सब करना चाहते थे चाचा जी गु जलेस के कारण। यहाँ पे जो सिकोंग होता है वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये सभी लोग चारों तरफ से अभी से ही गु परिवार को यानी मतलब पूरे गु हाउस को ही अपने कब्जे में करने के लिए भिड़ चुके हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं चाईसांग शहर में वो सभी लोग गु परिवार को चारों तरफ से घेर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेई मेंसा कहता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, और ये तब से नहीं हो रहा है, पहले से नहीं था, जब से तुम लोग यहाँ पे आए हो ना, जब से बाइली और सिकोंग तुम लोग यहाँ पे अपने दारू की दुकान खोले हो तब से ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए बाइली की तुम सबसे ज़्यादा नज़रों में हो हमारे शिकार के, मतलब सबसे ज़्यादा तुम ही नज़रों में हो, और हमें ऐसा लगता है कि शायद तुमसे ये सारी चीज़ें जुड़ी। बाइली कहता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद से हम देखते हैं कि
बाइली जो होता है वो बाहर देखता है और कहता है कि वो देखो वहाँ से कोई चुड़ैल आ रही है और हमें बाहर एक लड़की को दिखाया जा रहा होता है जो कि अंधेरे में आ रही होती है। यान बिटियन को उसका आदमी आके बताता है कि जो वाइन शॉप वाले थे उन दोनों को तो बचा लिया गया है लेई मेंसा और मिस्टर किंगे के हाथों। तो यहाँ पे यान बिटियन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि हाँ अब वहाँ वैसे भी वो 8वां मास्टर से तो मैं जीत नहीं सकता, तो उन लोगों ने ऐसा किया, कोई ना कोई कारण तो होगा और कुछ पता लगाने के लिए लेई मेंसा को दिखाया जाता है और वो बाइली से कहता है कि बाइली तुमने इस औरत को छेड़कर बहुत ही बुरा किया। बाइली कहता है क्या मतलब? तो हम देखते हैं कि वो औरत जो होती है वो अंदर आती है और ये कोई और नहीं यान ल्यूली होती है। यान ल्यूली आती है तो यहाँ पे जो बाइली होता है वो कहता है कि तुम यान ल्यूली हो ना, तो वो कहती है कि हाँ, और तुम वाइन शॉप वाले मतलब मालिक हो ना, तो वो बताता है कि हाँ। ल्यूली कहती है तो क्या आप अभी तक जिंदा हैं? वो कहता है कि ये कैसा सवाल है, मतलब हाँ ठीक है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद से ल्यूली जो होती है वो वहाँ पे बैठने के लिए जाती है। किंगी कहता है कि मुझसे कहा था रू फेंग ने कि वो किसी को हमारे मदद के लिए भेजने वाला है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आप होंगे। जिसके बाद से ल्यूली जो होती है वो कहती है कि हाँ वो मैं ही हूँ और जाके उन लोगों के साथ बैठ जाती है। अब इन लोगों की बातें शुरू होती है जिसके बाद से ये लोग कहते हैं कि किंग इसका मतलब ये है कि आप ये सब क्यों करिए? वो कहती है क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो इसके बाद से जो लेई मेंसा होता है वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने गू जियानमिन से प्यार किया और गू जियानमिन से शादी करने के लिए मेरे बड़े भाई को यानी गू लुओली को मार डाला। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। जिसके बाद से किंगे साफ करता है, कहता है कि इसका मतलब ये है कि आप गू लियोली को प्यार करती है ना? तो वो बताती है कि हाँ मैं लियोली को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और मैंने उसे नहीं मारा और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे भाई ने भी उसे नहीं मारा। मैं अगर शादी करूँगी तो गू लियोली से करूँगी, उसके अलावा किसी से नहीं। तो लेई मेंसा कहता है कि वैसे मुझे माफ़ करना, लेकिन अब जिससे शादी करना चाहती है वो इंसान तो मर चुका है। वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। तो मेरे पास एक योजना है कि जिस दिन हमारी शादी होगी उस दिन तुम लोग मुझे अपहरण कर लोगे, मतलब मेरा अपहरण कर लोगे। तो यहाँ पे जो लेई मेंसा होता है वो कहता है कि अपहरण, ये क्या बात करी हो आप? तो वो कहती है कि हाँ मैंने किसी को भेजा है कुछ सामान लेकर, वो सामान लेकर आना और मेरा अपहरण कर लेना, और हाँ याद कर लेना कि इन सबकी मास्टरमाइंड मैं हूँ, मेरा भाई नहीं, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसीलिए मुझसे डर के रहना। और वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद से उन लोग से कहती है कि तुम्हें पता है मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा भाई है ना इन सभी के पीछे नहीं है, कि मतलब मेरा भाई जो है वो गू परिवार पे हाथ नहीं जमाना चाहता है, मतलब उसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बाइली होता है ना वो कहता है लेई मेंसा से कि लेई मेंसा एक काम करो, मुझे इस बार अपनी मदद करने दो, मैं उस दुल्हन को किडनैप करके ले आऊंगा। तो लेई मेंसा कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कैसे करोगे, तुम्हारे पास तो कोई शक्ति वक्ति भी नहीं है। वो कहता है कि देखो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे एक मौका तो दो, देखो तुम इसमें साधारण लोगों को तो ला नहीं सकते और तुम 8 भाइयों के बारे में सभी लोग जानते हैं, तो तुम्हें लोग पहचान लेंगे, इसीलिए मुझे एक मौका दो, मैं उसे यहाँ पे लेकर आऊंगा। तो जो लेई मेंसा होता है वो कहता है कि लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो। तो जो हमारा बाइली होता है वो कहता है इसलिए क्योंकि मैं पूरी दुनिया में फेमस होना चाहता हूँ। जिसके बाद से इतना कहते ही हम देखते हैं कि सीन 1 साल पीछे दिखाया जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो बाइली होता है वो एक पेड़ के नीचे शराब और आप पी के मस्त आराम कर रहा होता है। वहीं पे एक देव होते हैं जो कि गुचेंग नाम के होते हैं और वहाँ पे कुछ संगीत बजा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ आवाज़ आती है कि कोई मेहमान आए हुए हैं और गुचेंग जो होते हैं ना वो अपना संगीत बंद करते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि अंदर से एक सुंदर सी परी जैसी लड़की निकलती है जो कि अपने चेहरे पे नकाब ओढ़े होती है, बस उसकी आंखें दिखाई दे रही होती है। अब जैसे ही ये लड़की बाहर निकलती है हम देखते हैं कि जो बाइली होता है वो अपने चेहरे से पंखा हटाता है, उस लड़की को देखता है और देखते ही प्यार में पड़ जाता है। इसकी आंखें पूरी तरीके से चमक उठती हैं उस लड़की को देखकर और कहता है कि ये लड़की तो बिल्कुल परी की तरह है, मतलब एक परी देवलोक में यहाँ पे क्या कर रही है। जिसके बाद से वो उसके प्यार में ही खो जाता है और यहाँ पे सुंदर सा संगीत बजने लगता है, मतलब चाइनीज संगीत, जो कि हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। हम हमारे हीरो बाइली को देखते हैं जो पूरी तरीके से प्यार में पड़ चुका है इस लड़की का, और हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है, हमें बताया जाता है कि ये याओ है और याओ हमारे ड्रामे की फीमेल लीड होने वाली है। और हमारी फीमेल लीड जो है वो स्काइज बियॉन्ड से बिलोंग, जो लड़की होती है वो जाती है गुचेंग देव के पास और उनसे बातें करती है। हम हमारे बाइली को देखते हैं जो कि लड़की को देखने के लिए वहां से उतर रहा होता है, लेकिन थपाक से नीचे गिर जाता है, फिर आके सामने से देखते हैं गुचेंग देव से वो लड़की कुछ मदद के लिए मांग रही होती है, बात कर रही होती है। तो गुचेंग देव जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो मैं देवता जरूर हूँ, लेकिन मैंने अपने कामों को स्थगित कर दिया है, यानी इस्तीफा ले लिया है और मैं अब ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। वो कहती है कि लेकिन आपको मेरी मदद करनी चाहिए। गुचेंग कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ। वो कहते हैं कि अच्छा तो आपने मुझे पहचान लिया। वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह दिखती हैं। जिसके बाद से जो याओ होती है ना वो कहती है कि ठीक है अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि आप मेरी मदद करें, कुछ करें मेरे लिए। गुचेंग जो होता है वो कहते हैं कि माफ़ करना मैं मजबूर हूँ। जिसके बाद से हमारा जो हीरो होता है वो सामने आता है, कहता है कि ये परी कितनी ज़्यादा सुंदर है, इसकी आंखें इतनी प्यारी लग रही हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी तारीफ करने लगता है। जिसके बाद से हमारी हीरोइन से मतलब याओ से पूछता है हमारा हीरो कि ये बताइए आपका नाम क्या है परी। तो वो कहती है कि पहले मुझे लगता है कि आपको अपना नाम बताना चाहिए। तो जो हमारा हीरो होता है वो बताता है कि मेरा नाम डोंगजून है। अब डोंगजून नाम सुनकर जो हीरोइन होती है ना वो बहुत सारी तारीफ करती है डोंगजून नाम का, ये वो मतलब उसका मतलब बताती है और तारीफ करती है। जिसके वजह से हमारा हीरो तो खुश हो जाता है और जो याओ होती है वहाँ से जाने लगती है। जब याओ परी जाने लगती है तो जो डोंगजून यानी
बाली होता है वो कहता है कि एक बात बताओ, हमारी मुलाकात कब होगी, या तुमने तो मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। तो जो परी होती है वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जिस दिन तुम फेमस हो जाओगे ना और सबको तुम्हारे बारे में पता होगा, उस वक्त मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और यही सब सोच के हमारा जो बाली है वो फेमस होना चाहता है। जो लेमैन सा होता है वो सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि आखिरकार लड़के तो लड़के ही होते हैं। तो हमारा हीरो बाली कहता है कि देखो तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तुम्हारा प्रस्तावना कर रहा हूँ, हा हा हा। जिसके बाद से जो हमारा बाली होता है वो कहता है कि ये पागल है क्या। तो वो कहता है, मतलब उसका जो साथी चैंग फैंग होता है वो कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत। तो जिसके बाद से वो कहता है कि देखो मैं पूरी दुनिया में फेमस होना चाहता हूँ। तो जो हमारा जो लेमैन सा होता है वो कहता है कि तुम फेमस होने के लिए एक दुल्हन का अपहरण कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है वो सही है। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो यान परिवार मतलब यान बेटियन की बहन है वो मतलब उनकी शादी स्टार्क में होने वाली है, और ये बहुत बड़ी शादी है, ये कोई छोटा मोटा समारोह नहीं है। और समारोह में जाकर मैं सामने से सबसे मैं चाहूँ तो दुश्मनी मोल दे सकता हूँ। वहाँ पे शराब वितरित करना बहुत छोटी सी बात है, मतलब शराब वितरित करना, लेकिन जब सबको पता चलेगा कि मैंने वहाँ के दुल्हन का ही अपहरण कर लिया तो इसके साथ सभी लोग मुझे महान मानने लगेंगे। तो यहाँ पे जो लेमैन सा होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, और तुम एक लड़की के लिए ये सब कर रहे हो। तो तुम सोचो जब उस लड़की को पता चलेगा कि तुमने एक दुल्हन का अपहरण कर लिया तो इससे क्या होगा। तो वो कहता है क्या होगा, क्या मतलब 8 भाई हैं ना, वो 8 भाई मिलकर मेरे लिए गवाही देंगे कि मैंने उन लोगों के लिए ये सब कुछ किया है और आप लोगों के अच्छे के लिए किया है। तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि हम लोग सच में तुम्हारा साथ देंगे, और वहाँ से लेमैन सा चला जाता है। जिसकी वजह से जो हमारा हीरो बाली होता है वो कहता है कि क्या ये सच में मेरा साथ नहीं देने वाला है। सीन यहाँ से कट होता है और हमें दिखाया जाता है, जिसके बाद से हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि पर्दे के पीछे होती है, इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। और यहाँ पे एक आदमी आता है और उससे कहता है कि वह महिला हाँ मतलब मिस्टर यान परिवार के जो लोग हैं ना वो मान गए हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा। तो वो बताता है कि हाँ, और उन्हें वो जो सामान हमने उनके लिए मंगाया है वो उन्हें चाहिए, जिसके बाद से हम जिनान सर्किट पे पूरी तरीके से अपना ध्वज जमा लेंगे। मतलब जिनान सर्किट जो है ना वो पूरी तरीके से हमारे आगे हमें एक घोड़ा गाड़ी दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस गाड़ी में कुछ सामान लेकर जा रहे होते हैं, और ये यान परिवार की गाड़ी होती है। तो इसके बाद से हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि एक लालटेन लेकर आ रही होती है, और इसके पीछे एक गाड़ी होती है, जिससे कि ये अचानक से ना किसी के भी सामने आ जाते हैं, मतलब ऐसे गायब होते होते आ रहे होते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि ये यान परिवार के गाड़ी के सामने आ जाते हैं, तो इनके घोड़े एकदम से परेशान हो जाते हैं। हम इस छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि यहाँ की मतलब नौकरानी है। जिसके बाद से ये नौकरानी जो होती है वो उन लोगों से कहती है कि सामने से हट जाओ, तो वो आदमी नहीं मानता और इसके ऊपर ही हमला कर देता है। नौकरानी जो होती है अपने लालटेन को तेज से घुमाती है और इस आदमी को मार गिराती है। जिसके बाद से घोड़े पे बैठा दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि हम यान परिवार से हैं, तो हमारे सामने से हट जाओ। तो अंदर से आवाज आती है, अंदर से एक आदमी बैठा होता है और वो नौकरानी से कहता है कि इन लोगों से कहो कि इस गाड़ी में जो भी सामान है यहाँ पे रख के यहाँ से गायब हो जाए। तो नौकरानी कहती है सुना ना, मेरे युवा मास्टर ने क्या कहा, तो गाड़ी में जितना भी सामान है यहाँ पे रखो और यहाँ से गायब हो जाओ। जिसके बाद से वो जो घोड़े वाला आदमी होता है वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं हम यान परिवार से हैं, तो तुम हमारा रास्ता कैसे रोक सकती हो। वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं हमारे युवा मास्टर जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो बैठा आदमी बोलता है कि मैंने कहा ना इन लोगों पे बातों में बस मत करो, एक काम करो नौकरानी, इन सबको जान से मार डालो। तो नौकरानी कहती है कि तुमने देखा ना मेरे मालिक ने क्या कहा, मेरे युवा मास्टर ने कहा कि मैं तुम सबको जान से मार दूं। जिसके बाद से यहाँ पे ये लड़की जो है उन लोगों पे हमला करने जाती है और उधर से वो आदमी आता है तो उसे मार गिराती है। जिसके बाद से एक जो आदमी होता है वो अपने शक्तियों से ढेर सारे जो हथियार हैं वो इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, और ये लड़की मतलब जो नौकरानी होती है ना उन लोगों से मारने के लिए तो जाती है, लेकिन अचानक से हारने लगती है और पीछे की तरफ गिरते हुए अपने युवा मास्टर को पुकारती है कि युवा मास्टर बाहर आइए। हम युवा मास्टर को देखते हैं जो कि अंदर से बाहर की ओर निकलते हैं, और ये एक सोने का बेल्ट पहने हुए होते हैं और अपने चेहरे पे नकाब वकाब ओढ़े होते हैं, मतलब अपने चेहरे को ढके होते हैं। जिसके बाद से जो यान परिवार का आदमी होता है ना वो कहता है कि अच्छा तो आप 8वें मतलब जो आप 8 युवा मास्टर्स में से एक हैं जो कि गू परिवार से है ना, आपका नाम लियू है, और मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, इसलिए आपको पसंद नहीं है कि कोई आपके चेहरे को देखे और घूरे, और इससे आपकी पहचान उजागर हो गई। तो मुझे लगता है कि आपको दूसरी गाड़ी में जाना चाहिए। तो ये जो होता है ना, मतलब जो नौकरानी होती है वो कहती है कि देखा ना आपकी पहचान मतलब आपकी पहचान इतनी आसानी से उजागर हो गया। तो वो कहता है कि हाँ इससे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद से वो आदमी कहता है कि वैसे आप 8 युवा मास्टर्स में से एक है, तो आइए मैं भी आपकी शक्ति देख ही लूँ, और उसके ऊपर हमला करता है। जिसकी वजह से हम उस आदमी को देखते हैं, मतलब जो नकाब वकाब पहने होता है ना वो बाहर निकलता है और उनके हमले का तबातुर जवाब दे रहा होता है, और इसका नाम होता है लियू, मतलब लियू। और ये जो होता है वैली के 8 युवा मास्टर्स में से एक है, मतलब 8 भाइयों में से एक भाई है। जो ये लियू है ना वो उस आदमी के ऊपर प्रहार करता है और उसे मार के वहीं पे गिरा देता है, मतलब एक प्रहार में ही उस आदमी को ढेर कर देता है। यान परिवार का ये जो आदमी होता है ये ढेर हो जाता है। जिसके बाद से जो युवा मास्टर्स लियू है ना वो जाके अपने गाड़ी में वापस बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कैसा रहा। तो यहाँ पे जो नौकरानी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है कि ये तो एक ही बार में ढेर हो गया। जिसकी वजह से वो कहता है कोई है हमारी मदद करने के लिए, आ जाओ। जिसके बाद से हम देखते हैं कि युवा मास्टर लियू होते हैं, उनके गाड़ी के ऊपर एक आदमी आता है, सफेद बालों वाला आदमी, और ये उनके गाड़ी के ऊपर ही तलवार को घोंप देता है। तो अंदर से लियू कहते हैं कि आपकी तलवार तो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित कर देती है, आश्चर्यजनक है। वो कहता है कि हाँ, और इसका नाम होता है मो कियांग शुआन जो है ना वो भी स्काइज बियॉन्ड से
है और ये सफ़ेद बालों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद से सफ़ेद बालों वाला देवता जो होता है वो सामने आके खड़ा होता है और कहता है, मिस्टर लियो, मैंने आपकी खूबसूरती के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, तो मैं चाहता हूँ मैं आपके चेहरे का एक बार दीदार करूँ, तो मैं आपके चेहरे को एक बार देखना चाहता हूँ। और फिर वो कुछ जादू वादू करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर लियो के चारों तरफ से ना कुछ काले कपड़े वाले लोग जो होते हैं वो आकर घेर लेते हैं। जिसके बाद से नौकरानी जो होती है वो कहती है कि मास्टर, हमारे आसपास कुछ लोग हैं जो कि आपको घेर लिए हैं। तो लियो कहता है कि हाँ, मुझे इसका अंदाजा हो चुका है। जिसके बाद से जो मो किंग स्वान होते हैं, मतलब सफ़ेद बालों वाले वो देवता, वो कहते हैं कि मुझे सफ़ेद बालों वाले देवता के नाम से जाना जाता है और मैं चाहता हूँ कि मिस्टर लियो को आपके मारने से पहले एक बार मैं आपके चेहरे का दीदार करूँ, मतलब मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ। लियो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद से जो सफ़ेद बालों वाला देवता है ना, वो कुछ जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है, एक बड़ा सा जादू करता है और उनके ऊपर वार करने जाता है, मतलब उनका चेहरा देखने के लिए या कुछ भी कहो, तो उन्हें देखने के लिए वार करने जाता है। तभी यहाँ पे काले कपड़े वाला एक आदमी आता है जिसका नाम है मिस्टर मोचिंग। और ये मिस्टर मोचिंग जो है ना, वो भी बाइली के 8 युवा मास्टर्स में से एक हैं और वो आकर सामने से ही रोक लेते हैं। जिसके बाद से जो सफ़ेद बालों वाला आदमी होता है वहाँ पे गिरता और कहता है कि मैंने सुना है कि सफ़ेदी को खूबसूरत माना जाता है, लेकिन ये आदमी तो मतलब काले भद्दे तरीके से रहता है, लेकिन फिर भी इसे खूबसूरती कैसे माना जा सकता है। और ये जो आदमी होता है काले धब्बे, मतलब काले वाले वाला, इसका नाम है मोचिंग, मिस्टर मोचिंग। और ये नाम लियू का ही भाई है। सीन कट होता है और हम बाइली को देखते हैं जो कि चांगफेंग से कहता है कि क्या ये इतना ज़्यादा खतरनाक है उस दुल्हन का अपहरण करना। तो वो कहता है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो बाइली कहता है ठीक है चांगफेंग, तुम एक काम करना, तुम मेरा साथ मत देना, वैसे भी मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, मुझे पता है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जिसके बाद से चांगफेंग कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वो बाइली कहता है कि तो फिर क्या बात है तो वो चांगफेंग कहता है कि ये सब करना ही क्यों है। तो वो कहता है कि क्योंकि तुम प्यार को नहीं समझते हो ना, तुमने तो कभी प्यार किया नहीं है। तो चांगफेंग कहता है कि मुझे रोमांस में कोई भी रुचि नहीं है। तो यहाँ पे जो बाइली होता है वो उससे दूर भागने लगता है, कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम्हें मुझ में रुचि है, और वहाँ से भागता है। चांगफेंग उसके पीछे जाता है, कहता है कि अरे भाई रुको, तो तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो बाइली कहता है कि तुम मेरा पीछा मत करो। जिसके बाद से चांगफेंग कुछ दूर जाके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये मेरे गुरु के वजह से है। तो बाइली पूछता है कि तुम्हारे गुरु। तो वो कहता है कि हाँ, उन्होंने मुझे ये चांदी की छड़ी दी है। और वो बताता है कि कुछ साल पहले मुझसे मेरे गुरु मिले थे और वो बहुत ही तरीके से, मतलब बुरी तरीके से हाथ थे, मतलब वो मरने ही वाले थे। तो मैंने उनको लिया और उनकी दवाई पट्टी की, जिसके बाद से वो 5 दिन तक जीवित रहे। और जिन 5 दिनों में वो जीवित रहे ना, उन्होंने मुझे ये चांदी की छड़ी दी और उन्होंने मुझे तकनीक सिखाई, मतलब इस चांदी छड़ी को इस्तेमाल करने का। जिसके बाद से तो वो कहता है कि उसके बाद से क्या हुआ, बाइली पूछता है। तो चांगफेंग बताता है कि 5 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने कहा कि उनकी लाश को, मतलब उनकी राख को ना ले जाकर एक गाँव में दफनाने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है क्योंकि उस गाँव में ना एक महिला थी जिससे हमारे गुरु बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। उस महिला को तो पता भी नहीं था कि सुबह 5 बजे गुरु जी उठ के उस महिला को देखने के लिए जाते थे, क्योंकि वो महिला नदी के किनारे अपने बाल को धोया करती थी। तो वो कहता है कि उस महिला का क्या हुआ। तो वो बताता है कि वो महिला तो 30 साल पहले ही विवाह कर चुकी है। और जिसके बाद से बाइली पूछता है कि वैसे एक बात बताओ, तुम कहते रहते हो कि तुम जल्दी मरने वाले हो, इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है। तो यहाँ पे चांगफेंग बताता है कि दरअसल बात यह है ना कि 15 साल से पहले वाली, मतलब 15 साल की उम्र के पहले वाली मेरी यादें ना खो चुकी हैं, मतलब मुझे पता नहीं है कि क्या क्या हुआ था। मैं एक बार डॉक्टर को दिखाने गया था जहाँ मुझे पता चला कि मेरे हृदय में कुछ गंभीर रूप से मैं बीमार हूँ और मैं ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूँगा। और कहता है कि बाइली एक काम करते हैं, क्यों ना मैं उस दुल्हन का अपहरण करूँ तुम्हारे बजाय। और तो वो कहता है बाइली नहीं, ये सब तो मैं ही करूँगा। तो चांगफेंग कहता है ये सब इतना ज़रूरी क्यों है, एक महिला के लिए तुम इतना बड़ा वो काम करने जा रहे हो। वो कहता है कि हाँ। तो यहाँ पे चांगफेंग कहता है कि क्या ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है और वो महिला तुमसे मिलेगी इसकी उम्मीद है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं सही है, मतलब वो महिला मुझसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मैं सच्चे प्यार के लिए ये सब करना चाहता हूँ और मैं फेमस होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे चांगफेंग कहता है कि ठीक है, फिर आप वहाँ से जाने लगता है। तो बाइली कहता है कि रुको चांगफेंग, तुम्हें पता है कि मैं नहीं मरूंगा, तुम चिंता मत करना, मैं बस आसानी से उसका अपहरण करके चला आऊँगा। जिसके बाद से चांगफेंग से कहता है कि चांगफेंग तुम भी नहीं मरोगे, मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हारा इलाज करा दूंगा। चांगफेंग कहता है कि फेंकना बंद करो और वहाँ से चला जाता है मुस्कुराता हुआ। और बाइली जो होता है उसके पीछे पीछे हंसते खिलखिलाते चला जाता है। सीन यहाँ से कट होता है आगे हम देखते हैं कि मो किंग स्वान जो होता है ना, वो फिर कर वहाँ से जा रहा होता है। सफ़ेद बालों वाला जो देवता है वो जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये यूजी नाम का आदमी आता है। वो उसे बोलता है कि मो किंग स्वान तुम ठीक तो हो ना। तो मिस्टर मो कहता है कि हाँ, समय रहते मैं वहाँ से बचकर निकल गया, लेकिन तुम्हें पता है लियू की मदद करने के लिए मिस्टर मोचिंग आए थे। जो मैंने सुना था कि उन दोनों भाइयों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन वो दोनों भाई हमसे लड़के, मतलब वो सामान छीन कर वहाँ से ले गए। तो यूजी कहता है कि चलो इसकी चिंता मत करो, हम आगे संभाल लेंगे, अभी हमें चांगसांग शहर में जाना चाहिए। जिसके बाद से जो मो किंग स्वान होता है वो कहता है कि लेकिन उन लोगों ने वो चीज़ मुझसे छीन ली और मैं समय रहते वहाँ से भाग आया। तो यूजी कहता है उसकी चिंता मत करो, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद से हम देखते हैं कि ये लोग इस चीज़ के साथ दिखाया जाता है। ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक ताबूत होता है। ताबूत के अंदर शायद किसी की लाश होगी, हो सकता है इनके बड़े भाई की लाश हो। यहाँ पे जो मिस्टर लियू होते हैं वो कहते हैं कि मिस्टर मोचिंग आप मेरी मदद करने के लिए आए। तो मिस्टर मोचिंग कहते हैं कि मुझे नहीं
पता था कि रो फेंग मुझे यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजेगा। लियू कहता है कि ये सब तो भाग्य पे निर्भर करता है और भाग्य तो पहले से ही निर्धारित होता है। और वैसे जो लोग यहाँ पे इस सामान को रोकने के लिए थे, मतलब हमें रोकने के लिए यहाँ पे खड़े थे, ये लोग जो है ना वो यान परिवार से नहीं थे। तो ऐसा लगता है कि यान परिवार की मदद ना कोई और भी शक्ति कर रही है। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, उसके बारे में भी पता लगाना है। तो मिस्टर मोचिंग जो होते हैं वो वहाँ से उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। हम सबको तो पता है कि ये सब स्काइज बियॉन्ड से है। अब स्काइज बियॉन्ड क्या होता है ये तो आगे पता चलेगा। जिसके बाद से मिस्टर मोचिंग जब पीछे निकल जाते हैं तो जो नौकरानी होती है वो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि लियू जो कि सबसे खूबसूरत व्यक्ति माने जाते हैं और मिस्टर मोचिंग जो कि दुनिया के सबसे बदसूरत व्यक्ति माने जाते हैं, ये दोनों एक साथ, कितना अच्छी बात है ना। मतलब अजब सा संयोग है। जिसके बाद से हम सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है गु जियानमैन के घर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनका नौकर जो होता है उनके पास आता है, जहाँ पे गु जियानमैन जो होते हैं वो अपनी तलवार को साफ कर रहे होते हैं और उस नौकर की तरफ देखते हैं। जो नौकर होता है वो लाल कपड़े का जोड़े लिया होता है। तो जो गु जियानमैन होते हैं वो कहते हैं कि इन लोगों में बहुत अधीरता है, मतलब ये लोग बहुत जल्दी में है शादी विवाह कराने के चक्कर में, है ना। तो नौकर से कहते हैं क्या मैं कल सफ़ेद कपड़े पहन सकता हूँ। नौकर कहता है कि मालिक आपको तो कल सफ़ेद कपड़े पहनना मना ही है, क्योंकि आपको तो पता है कल शादी है और कल सफ़ेद कपड़े पहनने का मतलब है शोक मनाना। तो यहाँ पे जो मालिक होता है यानी गु जियानमैन वो कहता है कि कौन जानता है कि कल शादी है या शोक है। उसके बाद से वो अपनी तलवार को अपने म्यान में रख लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। सच बताओ तो अभी तक तो स्टोरी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब मुझे स्टोरी धीरे धीरे क्या पूरी तरीके से समझ में आने लगी है। तो जब मैं 5 एपिसोड बना दूंगी ना, तो 5 एपिसोड को बनाने के बाद मैं दोबारा से इस वीडियो को पूरा एक्सप्लेन करूंगी एक ही एपिसोड में, 5 ड्रामे को, मतलब 5 एपिसोड को। और हाँ, एक बात तो ज़रूरी बात यह है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना और आप लोग लाइक कर देना। जब आप लोग लाइक करते हो और कमेंट करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए इसके नेक्स्ट एपिसोड और अच्छे अच्छे ड्रामे लेकर आती रहूँगी। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।